नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे कि आज हम आप लोगों को पढ़ाने आ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप समझिए और पढ़िए। देखिए, अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम क्या क्या जाने, क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए मगध साम्राज्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ रहा है? मगध में रहा है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा मगध साम्राज्य की ओर चलते हैं। देखिए, जिस साम्राज्य यानी कि मगध साम्राज्य एक साम्राज्य हुआ करता था। जैसे आप 16 महाजनपद में एक साम्राज्य मगध भी था। तो आज हम मगध साम्राज्य की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिए और पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो जाएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए चंद्रगुप्त मौर्य, इससे पहले आपको समझाते हैं। अगर मगध राज की हम बात करें, मगध की बात करें, मगध, इसको पहले जानिए तब हम यहाँ पर आए। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश था बृहद्रथ वंश। क्या बताएं? मगध के सबसे प्राचीन राजवंश था बृहद्रथ वंश। मगध की अगर बात हम करें तो मगध के सबसे प्राचीन राजवंश की अगर हम बात करें मगध की, तो इसका सबसे प्राचीन राजवंश था बृहद्रथ वंश। और इस वंश के संस्थापक खुद बृहद्रथ था। यानी कि मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का नाम, सबसे जो पुराना राजवंश था उसका नाम था बृहद्रथ वंश, और इसके संस्थापक खुद बृहद्रथ था। कोई दिक्कत? इसके बाद मगध पर एक नया सम्राट, देखिए हम मगध राज का उत्कर्ष भी आपको नहीं पढ़ा रहे, केवल यहाँ आने के लिए हमको ये सब बातों से गुजरना होगा। तो हम क्या आपको बोले कि मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का नाम है बृहद्रथ वंश, और इसके संस्थापक खुद बृहद्रथ ही था। इसके बाद मगध की गद्दी पर एक वंश आया जिसका नाम हुआ हर्यक वंश। ध्यान से सुनिए। इसके संस्थापक की अगर बात करें, मगध के सबसे प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश था। उसके बाद मगध की गद्दी पर कौन वंश आया? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। अगर हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, और इसके अंतिम राजा नागदशक को। ठीक, चलिए ये इसको बताना जरूरी है यहाँ आने के लिए। तो क्या बोले, मगध के सबसे प्राचीन राजवंश था बृहद्रथ वंश, और इसके संस्थापक खुद ही बृहद्रथ ही था। इसके बाद मगध की गद्दी पर एक वंश आया जिसका नाम हुआ हर्यक वंश। इसके संस्थापक बिंबिसार थे, और इसका अंतिम शासक नागदशक था। ये नागदशक जब अंतिम शासक था तो इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दिया था। किसने कर दिया था? शिशुनाग ने। और इसने मगध की गद्दी पर एक नए राजवंश की स्थापना किया था जिसका नाम था शिशुनाग वंश। यानी शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। याद रखिए, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। किसकी हत्या करके? बिंबिसार, मतलब हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने एक नए साम्राज्य का नींव डाला था, और उसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। याद रखिए, शिशुनाग वंश का अगर अंतिम राजा की हम बात करें तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने कर दी, और मगध की गद्दी पर एक नए साम्राज्य का नींव डाला, और उस साम्राज्य का नाम हुआ नंद वंश। यानी कि नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने कर दिया, और महापद्म नंद ने एक नए साम्राज्य का नींव डाला, और इस नए साम्राज्य का नाम था नंद वंश, और इसकी स्थापना किया था महापद्म नंद। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। सबसे पहले बृहद्रथ वंश, उसके बाद हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश। बहुत सारे एग्जामों में ये वंश को सजाने के लिए आपको आ जाएगा कि सजाइए लगातार, तो आपको फिर सजाना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले बृहद्रथ वंश, उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, अंतिम राजा नागदशक। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, इसके अंतिम राजा नंदीवर्धन।
और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और इसके अंतिम राजा घनानंद। अब कहानी की शुरुआत होती है, कहानी को ध्यान से सुनिए, अब आपको पढ़ने में इसके बाद मजा आएगा। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन की शुरुआत घनानंद के कहानियों से होती है। तो अब आइए थोड़ा आप समझिए, इतना आपको याद होना चाहिए, प्रथम शासक अंतिम शासक, ठीक है। और इसका लगातार भी याद होना चाहिए कि पहले विद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, अंतिम राजा नागदशक। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, अंतिम राजा नंदीवर्धन। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और अंतिम राजा घनानंद। अब सुनिए कहानी। घनानंद के दरबार में, घनानंद के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था चाणक्य। अब यहां से कहानी शुरू होता है। घनानंद के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। कहानी सुनिए। इसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा कि घनानंद के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जो घनानंद के राज दरबार का संचालन करने के लिए सबसे अग्रणी होता था और यह काफी दिमागियल भी था। तो चाणक्य घनानंद के राज दरबार को चलाता था। लेकिन घनानंद के और चाणक्य के किसी बात को लेकर विवाद हुआ। चाणक्य कहा क्या सर, महाराजा इस बात को आप मत कीजिए। यानी कि चाणक्य को समझाने के बाद घनानंद को बड़ा गुस्सा आया, इसको में बड़ा ईगो भर गया था। इसको लगा कि एक चाणक्य हमारे दरबार में रहने वाला एक मामूली सा व्यक्ति हमें सलाह दे रहा है। तो इन लोग दोनों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर बहस हुई और चाणक्य को घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम राजा था, इसने बहुत बेइज्जती करके अपने राज दरबार से मार के बाहर निकाल दिया, लात से मार के बाहर। यानी कि घनानंद चाणक्य को घर से बाहर निकाल दिया। चाणक्य कह कर गए कि जिस तरह से हमने इस साम्राज्य को इतना बड़ा बनाया, ठीक उसी प्रकार इस साम्राज्य का एक दिन हम विनाश जरूर करेंगे और तुम्हारे इस घमंड को हम चूर जरूर करेंगे। और ये कहते हुए चाणक्य घनानंद के से दरबार से चले गए। यानी घनानंद ने बेइज्जती करके चाणक्य को अपने घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, चाणक्य को जब घनानंद घर से बाहर निकाल दिया तो घनानंद चल गया, चाणक्य चल गया जंगल में और वहीं पर यह एक कुटिया बनाकर रहने लगा। लेकिन इसके मन में बदले की भावना जो था वह पनप रहा था। उसको मन में था कि हम कभी भी घनानंद को तो जरूर हराएंगे, इसके जो घमंड है इसको जरूर हम चूर करेंगे। आइए, चाणक्य उस जंगल में रहता था, जंगल में कुटिया बनाकर रह रहा था। और उसी जंगल में जब कुटिया बनाकर रह रहा था तो वहां पर जंगल में जो लकड़ी काटने वाले लकड़हारा आते थे, उन लकड़हारों को ही अपने सेना में शामिल करता था चाणक्य। और ऐसे ऐसे करके इस सेना बनाना तैयार किया। और उसी जंगल में वो जो सेना, जो जंगल में, जिस जंगल में रहता था चाणक्य, उसी जंगल में जो लकड़हारा लकड़ी काटने आता था, ये सारे लकड़हारा को यह अपने ग्रुप में करता था, ये चाणक्य, ठीक। और उसी जंगल में इसको एक बालक मिला और वही बालक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। वही बालक जंगल में मिला और जिसे चाणक्य ने हर गुण सिखा दिया, घोड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष विद्या सब सिखा दिया। और चाणक्य ने इस बालक को इसलिए पाला ताकि यह घनानंद को हराकर गद्दी पर बैठे। और चाणक्य का जो इस सपना था, इसको पूरा करने के लिए इसने एक बालक को पाला था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य अपने यहाँ धीरे धीरे सेना जुटाना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी घनानंद का साम्राज्य बहुत बड़ा था जिसको हराना बहुत मुश्किल था चाणक्य को। क्योंकि आप बताइए, एक स्टेब्लिश्ड राजा और एक के पास सेना 2, 4, 5 वो जो लकड़हारा आता था उसको बहुत सारे लकड़हारा भाग भी जाता था। तो ऐसे कर करके एक सेना बनाया और एक के पास अपने पहले का साम्राज्य था, तो बहुत अंतर था, हराना उसको बड़ा मुश्किल था। इतने बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था घनानंद। और इसके लिए चाणक्य ने क्या किया, सोचता था कि किस दिन हम घनानंद पे आक्रमण करें। इस बच्चा को सब गुण सिखाया था,
आक्रमण कैसे करना है, लड़ना कैसे है। चूंकि घनानंद के राज दरबार के हर एक बातों को चाणक्य जानता था, तो इसको थोड़ा युद्ध लड़ने में और आसानी भी होता, क्योंकि घनानंद के दरबार के सारी बातों को चाणक्य जानता था। इतने बड़े सम्राट पे हमला करना बड़ा बस की बात नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने चाणक्य को, गुरु को एक बात बताई कि हम लोग इतने बड़े साम्राज्य को तो नहीं जीत सकते हैं, लेकिन इसके अगल बगल के साम्राज्य को तो जरूर जीत सकते हैं। बोले कि ठीक बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की इस बातों पर चाणक्य राजी हो गए। बोले कि सही, पहले घनानंद के अगल बगल के राज्यों को विध्वंस करेंगे और उसके बाद उसके जो मेन क्षेत्र है जहां वो रहता है उस पर आक्रमण करेंगे, उसको हराएंगे। इस पर राजी हो गया। दोनों के सेनाएं तैयार हो गई। चाणक्य अपनी सेनाओं को तैयार किया और घनानंद के अगल बगल के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। और अगल बगल के राज्यों को जीतते 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 पहुंच गया कहाँ? बेलजियम। और जब घनानंद पर आक्रमण किया तो घनानंद को भी हरा दिया। और घनानंद को हराकर जो चाणक्य थे, घनानंद को हराने का जो सपना था वो पूरा हो गया। और पूरा किसके मदद से हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से हुआ। तो घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर इसे हरा दिया। और हराने के बाद मगध की गद्दी पर एक नए साम्राज्य का नींव डाला और इस नए साम्राज्य का नाम हुआ मौर्य साम्राज्य। कोई दिक्कत? और मौर्य साम्राज्य के पहले जो राजा हुए उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब हम चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा आप लोग। आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, अंतिम राजा नागदशक, शिशुनाग का शिशुनाग था, अंतिम राजा नंदीवर्धन, नंद वंश का महापद्म नंद और अंतिम राजा घनानंद। अब घनानंद के बारे में जाने कि घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। अब आइए, अब थोड़ा बताते हैं। कह रहा है कि घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। ठीक, यानी कि घनानंद को कब हराया? घनानंद को 322 में हराने के बाद, घनानंद को 322 ईसा पूर्व में हराने के बाद, 322 ईसा पूर्व में हराने के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा। कोई दिक्कत? अब थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादा जो जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है, चूँकि वह जंगल में मिला था चाणक्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह मोर पालन करने वाले के घर में जन्म लिया था, इसीलिए इसने अपने साम्राज्य का नाम मौर्य साम्राज्य रखा। यह मोर पालन करने वाले के घर में पैदा हुआ था, इसीलिए इसने अपने साम्राज्य का नाम मौर्य साम्राज्य रखा, मौर्य वंश रखा, मौर्य वंश रखा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के बाद गद्दी संभाला था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर गद्दी पर बैठ गया। अब आप बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन मदद किया हराने में? चाणक्य मदद किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दरबार का प्रधानमंत्री चाणक्य को बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दरबार का प्रधानमंत्री किसे बना दिया? चाणक्य को बना दिया। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दरबार का प्रधानमंत्री चाणक्य को बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्मावलंबी था, जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से लिया था। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया था? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने
जैन धर्म को मानता था और इसने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया? भद्रबाहु से लिया। कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ, 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराने के बाद बैठा? घनानंद को हराने के बाद बैठा। यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश किस वंश के बाद आया? नंद वंश के बाद। नंद वंश के समाप्ति के बाद मगध के साम्राज्य पर एक नए राजवंश का उदय हुआ और इस राजवंश का नाम था नंद वंश। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में इसने जैन धर्म की शिक्षा लिया और इसने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया? भद्रबाहु से। चूंकि जब आप सिकंदर हम आपको पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि सिकंदर की सेना जब ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था तो सिकंदर भारत से लौट गया था। लेकिन जब वह भारत से वापस लौट रहा था तो उसने जो क्षेत्र भारत का जीता था वह क्षेत्र को उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर के हाथों में सौंप कर चला गया था। अब चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य चाहते थे कि जो क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर रखा है उस क्षेत्र को हम उनसे मुक्त करवाएं, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई। कह रहा है कि चंद्रगुप्त जो क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर रखा था उसके लिए सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई हुआ और यह लड़ाई 305 ईसा पूर्व में हुआ। शर्त क्या रखा गया इस लड़ाई के लिए? इस लड़ाई के लिए शर्त रखा गया कि अगर जो भी व्यक्ति इस युद्ध को जीतेगा उसे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये सारे क्षेत्र जो सेल्यूकस निकेटर कब्जा करके रखा है, अगर जीत जाएगा तो रख लेगा, अगर हार गया तो उसे सारा चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देगा। तो संधि के शर्तों के अनुसार जब 305 ईसा पूर्व में इन लोग दोनों के बीच लड़ाई हुआ तो इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ और संधि के शर्तों के अनुसार काबुल, कंधार और हेरात और मकरान, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। याद रखिएगा, कह रहा है कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में लड़ाई हुआ और इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ और संधि के शर्त के अनुसार जो संधि रखा गया था, जो शर्त रखा गया था, इस संधि के शर्तों के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और पराक्रम को देखकर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसको हेलेना नाम है, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और उसका नाम था कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कार्नेलिया के साथ हुआ और कार्नेलिया यानी हेलेना, यह कौन थी? यह थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी। हेलेना भी बहुत जगह बोला जाता है इसको, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने का विवाह हेलेना के साथ हुआ, कार्नेलिया के साथ हुआ। वह किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म की शिक्षा लिया था? जैन धर्म का। जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया था? भद्रबाहु से लिया था। कब लड़ाई हुआ था? 305 ईस्वी में। 305 ईस्वी में किसके बीच लड़ाई हुआ? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से बहुत खुश हुआ और इसने 500 हाथी उपहार में दिया। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिया। याद रखिएगा, किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार 500 हाथी उपहार में दिया। यह बात किसने बताया? प्लूटार्क ने बताया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। कोई दिक्कत? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपिनायस किताब है, इसमें वर्णन है। एपिनायस में वर्णन, किस चीज में वर्णन है इन लोग के बीच हुए युद्ध का? एपिनायस में। याद रखिएगा,
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, यानी सुदर्शन झील का मरम्मत करवाने का काम इसने करवाया और वहां का जो गवर्नर था पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया। यानी कि सुदर्शन झील का पुनः सुदर्शन झील को किसने बनवाया? सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया और इसने वहां का गवर्नर इस पुष्यमित्र शुंग को यह बात कहा कि आप उसे बनवाइए। यानी कि याद रखिएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने अपना जीवन का ज्यादातर जो समय था वह जैन के रूप में बिताया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया। यानी कि अपना जीवन का जो अंतिम समय था वह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया। याद रखिएगा, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया। क्यों बिताया आपको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यह जो था वह जैन धर्मावलंबियों का एक गढ़ था, एक जगह था और यह जैन धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था और इसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपना जीवन का अंतिम समय बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत भारत आया जिसका नाम था मेगास्थनीज। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत भारत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत भारत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच लड़ाई कब हुआ? 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ? कार्नेलिया के साथ हुआ। मौर्य वंश किस वंश के बाद आया? नंद वंश के बाद आया। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 305 ईसा पूर्व की जो लड़ाई हुआ इसके संधि के शर्तों के अनुसार वापस किसको दे दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आइए थोड़ा सा आगे आइए। अब देखिए, हम आपको क्या बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी था वो कहाँ था? पटना था। पटना को मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पालिम बोथरा नाम से पुकारा है। यानी कि इसने जो पटना, इसकी राजधानी थी पटना, इसको क्या कहा है? पालिम बोथरा। पालिम बोथरा याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को किस नाम से पुकारा है? पालिम बोथरा नाम से पुकारा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को भी जीता। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय की जो बात है वह तामिल राज्य यानी तमिलनाडु का एक अभिलेख, दो अभिलेख है, अहिनापुर और पूर्णापुर। दो अभिलेख है, अहनापुर और पूर्णापुर, पूर्णानूर। ये दोनों अभिलेखों में ये दोनों अभिलेखों में कौन कौन दो है? अहनानूर और पूर्णानूर। ये दोनों अभिलेख तमिल भाषा में लिखा गया है और इन दोनों अभिलेखों को अशोक ने बनवाया था और इसमें इसके दक्षिण विजय के वृत्तांत लिखा गया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण के जीतने का जो कहानी है वह अहनापुर और पूर्णानूर नामक दो अभिलेखों में इस चीज का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य 24 वर्ष तक शासन किया सफल रूप से, यानी 24 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कितने वर्ष रहा? 24 वर्ष तक रहा। 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई। याद रखिएगा कि इसकी मृत्यु कब हुआ? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुआ। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुआ। अगर आपसे भी पूछेगा कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का जो वृत्तांत है जीतने का दक्षिण भारत का वो किन दो अभिलेखों में है? तो अहिनानूर और पूर्णानूर
दो अभिलेख है, तमिल भाषा में लिखा गया है, तमिलनाडु में है और इसको अशोक ने बनवाया था। और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का वृत्तांत लिखा गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कह रहा है कि किस साल शासन किया? 24 वर्ष तक। किस साल शासन किया? 24 साल तक। इनके दरबार में रहने वाले जो भाई थे, चाणक्य थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अर्थशास्त्र लिखा है तो इकोनॉमिक्स का किताब होगा, नहीं, राजनीतिक शास्त्र का किताब है। याद रखिएगा, यह जो किताब है अर्थशास्त्र, इसका संबंध किससे है? राजनीतिक से। कोई दिक्कत यहाँ तक? और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए पूरे बातों को एक बार हम आपको कह देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के बाद मौर्य साम्राज्य का नींव डाला। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य की मदद से, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया। चाणक्य को उसने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दरबार का प्रधानमंत्री बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जिसे इंडिका पुस्तक में पालिम भोथरा नाम से पुकारा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत भारत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जैन धर्म की शिक्षा लिया और इसने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच लड़ाई हुआ और इस युद्ध का वर्णन एपिनायस नामक एक पुस्तक में वर्णित है। चंद्रगुप्त मौर्य से जब युद्ध हार गया सेल्यूकस, तो उसने 4 जगहों को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया और सेल्यूकस निकेटर ने सौंप दिया चंद्रगुप्त मौर्य को और चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे खुश होकर 500 हाथियों से उपहार में दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया के साथ हुआ, जिसे हेलेना नाम से भी पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया और चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने 24 वर्ष तक शासन किया। 24 वर्ष तक। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का वृत्तांत 2 अभिलेखों में लिखा गया है, अहिनानूर और पुरनानूर, जो तमिलनाडु में है, तमिल भाषाओं में है और इसमें अशोक ने लिखवाया था। और इन दोनों अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य का विजय यानी दक्षिण भारत के विजय का वृत्तांत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया, जिसे उसने पुष्पमित्र सुंग को भेजा उसका निर्माण के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी उपहार में दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया किसको? सेल्यूकस को। और यह किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। किस वंश के बाद मौर्य वंश आया? नंद वंश के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से रहा? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मर गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद कौन आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद अब आया बिंदुसार। तो अब आइए बिंदुसार की कहानी अगले वीडियो में हम आपको देंगे। तो आज यहीं तक रखिए। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।